नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी हाईकमान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश की जनता से कल ही आशीर्वाद की अपील कर चुके हैं। सरकार के मौजूदा काम के साथ भविष्य को लेकर बीजेपी का क्या विजन है, प्रधानमंत्री ने इसका साफ इशारा दे दिया है। उधर विपक्षी एकता की जुगत में लगे विरोधी दल आपसी खींचतान से उबर नहीं पा रहे। ऐसे में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को बुलाना बीजेपी की नई रणनीति के संकेत दे रहा है, क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद करती है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी सियासत में बीजेपी ने बदला रणनीतिक दांव। चुनाव तारीखों से पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने को लेकर बेताब बीजेपी चुनावी अखाड़े में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर से देश की जनता से आशीर्वाद की अपील के साथ यह संदेश दे दिया कि बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सरकार के कामों के साथ भविष्य का विजन देकर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधी खेमे को मैसेज दे दिया है कि 2024 का मुकाबला उनके लिए आसान नहीं होने वाला। आमतौर पर चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होने वाली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पहले बुलाना नई रणनीति का साफ इशारा कर रहा है। आज तमाम दिग्गज साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर मंथन में जुटे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कितनी अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आमतौर पर जब भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करनी होती है, तब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है। इस समय किसी भी राज्य में चुनावी कार्यक्रम या कहें चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई। इस समय किसी भी राज्य में चुनावी कार्यक्रम या कहें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 से 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी आलाकमान की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाने से सभी अचंभित हैं। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की उन सीटों को लेकर मंथन है जिन पर पार्टी को कभी जीत हासिल नहीं हुई, या अगर पार्टी जीती है तो बहुत कम अंतर रहा। बताया जा रहा है कि पार्टी इस बार एक अनोखा फैसला करते हुए इन कमजोर सीटों के लिए पहले ही अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर लेना चाहती है। नाम की घोषणा भले ही पार्टी न करे, लेकिन पार्टी संगठन की ओर से नेताओं तक सूचना भेज दी जाएगी। एक तरफ बीजेपी अपने गठबंधन एनडीए के साथ मिलकर जीत का रास्ता तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है जो आपसी खींचतान में उलझा हुआ है। शरद पवार और अजित पवार के बीच जारी बैठकों से गठबंधन से जुड़ी पार्टियां सख्ते में हैं। तो वहीं केजरीवाल की पार्टी के साथ को लेकर कांग्रेस के भीतर भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में विपक्षी एकता के गठबंधन यानी इंडिया का स्वरूप क्या होगा, इसको लेकर संशय है, क्योंकि विपक्षी एकता की मजबूत धुरी माने जाने वाले शरद पवार को लेकर शिवसेना उद्धव गुट ने भी अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में पवार साहब ने बिता चुके हैं। महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे बार बार। उनका जो कद और अवदाय बहुत बड़ा है। तो ये अजित पवार, हसन मुश्रीफ, ये जूनियर लोग हैं, पवार सबको ऑफर देंगे। दरअसल कर्नाटक चुनाव में हार के बाद बीजेपी आगे के प्लान में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। कुल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने, जिनमें मिजोरम,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं। इनमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विपक्षी दलों की सरकारें हैं और बीजेपी इस बार जीतने की पूरी कोशिश करेगी। राज्यों के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव अगले साल होना है। विधानसभा चुनावों से ही आगे का माहौल तैयार होगा और माना जा रहा है कि इन राज्यों के चुनाव नतीजे अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए बड़ा संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यहाँ तो आगामी चुनावों को लेकर सियासी घमासान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी अपने एनडीए गठबंधन को मजबूत करने के साथ साथ अपनी रणनीति को और धार देने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया है जिसमें आपस में ही खींचतान की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल यह है कि अगर यही हाल रहा तो ये मुकाबला कैसे हो पाएगा। हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ अश्वनी शाही जी जुड़े हैं। आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय चक्रवर्ती साहब प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत मैं अभिमन्यु त्यागी जी आपसे ही करूंगा। एक तरफ बीजेपी तो जीत की हैट्रिक लगाने को बेताब है, अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है, आप लोग आपसी खींचतान में उलझे हैं, ऐसे मुकाबला कैसे कर पाएंगे? अक्षय जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अक्षय जी, अभी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, तो वो सब लोग बैठे हैं। अभी राज्य की नेता है अलका लांबा जी, उन्होंने क्या कहा, पूरी स्थिति स्पष्ट तो नहीं है। सब लोग मांग कर रहे हैं। संदीप दीक्षित जी भी कह रहे हैं कि वहाँ अलग लड़ा जाए। देखिए, जहां जहां भी राज्यों में तकरार है वहां ये बातें सामने आएंगी और उन सब तकरारों को मिलकर बैठ के बात करने का, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है, ये धीरे धीरे स्थिति क्लियर होंगी। ये लंबे समय से बैठकें हो रही हैं, लगातार बातें चल रही हैं, सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं, कैसे लड़ा जाएगा, एजेंडे बनाए जा रहे हैं। तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी है। अनिल चौधरी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन में सिर्फ इसलिए शामिल होना चाहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार का फंदा उनके गले में पड़ा है, अपनी जान बचाना चाहते हैं। त्यागी जी। अक्षय जी, मैंने कहा कि अभी हमें इस तरफ से इसलिए अभी कुछ कहा नहीं गया है पार्टी की तरफ से, अभी मैं कुछ ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जहां जहां भी राज्य सरकारें हैं और गैर जहां जहां कांग्रेस का मुकाबला है, तो वहां भिन्नताएं होंगी, निश्चित तौर पे होंगी, क्योंकि आपस में मुकाबला रहता है। तो उन दलों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा, ये सब ही तो काम बड़े नेताओं का है। आज की बैठक में ये तो तय हो गया त्यागी जी कि दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अभी देखिए, इसका दबाव बनाया गया। जो राज्य के नेता हैं, बड़े नेता, उन सब ने बैठकर बात करी है। नहीं, बड़ा नेता किसको माना जाए? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब तक नहीं बोल देते या राहुल गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ जाती, तब तक आप लोग कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। देखिए, जब खड़गे साहब जब तक नहीं कहेंगे, जब तक अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभी तो इंडिया दलों की बैठक ही जारी है। रमेश श्रीवास्तव जी, ये दोस्ती परवान कैसे चढ़ेगी? इफ एंड बट, एक तरफ पहले कहा जाता है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली पंजाब छोड़ दे तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ अब सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा जा रहा है कि अनिल चौधरी हैं कौन, ये तो छोटे कद के नेता हैं, जमानत तक नहीं बचा पाते हैं। ये कहना है कि ये नई स्थिति नहीं है। जब ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी तब भी आप देखें कि दिल्ली और पंजाब के प्रादेशिक नेताओं ने ऑर्डिनेंस पर कांग्रेस के द्वारा आम आदमी पार्टी का साथ देने के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की थी। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला किया उसको फिर बाद में सभी ने माना। अब आज भी देखे क्या हुआ है जी। अलका जी ने एक बात बोली है। अच्छा, उन्होंने कहा क्या है कि कार्यकर्ताओं को 700 सीटों पर तैयारी के लिए कहा गया है। तो भाई देखिए, जब दोनों दल मिलके भी लड़ेंगे तब भी तो दोनों जनता के पास जाएंगे अपने संयुक्त उम्मीदवार के लिए वोट मांगने, तो कार्यकर्ताओं को तैयारी करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, एआईसीसी के जो दिल्ली के इंचार्ज हैं, जो दिल्ली के इंचार्ज है दीपक बाबरिया जी, उन्होंने क्या कहा है कि अलका जी स्पोक्स पर्सन हैं, लेकिन उन्हें
लोकसभा की सीटों का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। ये उनका सीधा बयान है, मेरे सामने है। तो उन्हें ऑथराइज नहीं किया गया है। एक बड़ी पार्टी है, लेकिन वो बैठक में शामिल होकर अगर निकल कर सामने आ रही हैं, बैठक के बाद उनका बयान आता है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने आउट ऑफ टर्न जाकर के शायद उन्होंने अपने मन की कोई बात कह दी हो। त्यागी जी, ऐसा है क्या? अपने मन की बात करने लगी है क्या कांग्रेस के नेता? त्यागी जी देखिए अक्षय जी, राज्य भी जहां जहां राज्यों में आपस में तकरारें हैं, तो वो आपस में बातें रखी जाएंगी, सीट तो मांगी जाएंगी। ये तो एक प्रक्रिया है। और देखिए, गठबंधन एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज से नहीं है, कई सालों से बैठकों का दौर जारी है और आगे भी रहेगा। अभी अगली बैठक भी होनी है, तो अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी। और नहीं तो उस बैठक में आम आदमी पार्टी होगी या नहीं होगी? कोई गतिरोध नहीं है। त्यागी जी जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं चक्रवर्ती साहब और अश्वनी भाई के पास जा रहा हूँ। अगली बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी या नहीं होगी? लेकिन निश्चित तौर पर होगी बैठक में शामिल। यानी अलका लंबा गलत बयानी कर रही हैं, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर फिर बयान दे रही हैं। चाहे चौधरी साहब हों, वो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे हैं। इन पर तो एक्शन होना चाहिए फिर। त्यागी जी देखिए, सब आजाद है अपनी बात रखने के लिए, वो भी राज्य में राजनीति करते हैं, उनको भी हक अधिकार है, संगठन को मजबूत भी करना है, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उनमें जोश बढ़ना है। चक्रवर्ती साहब, ये कैसी दोस्ती कि भाई आप एक तरफ जोड़ने का प्रयास पार्टी हाईकमान कर रहा है और पार्टी के छोटे नेता जिनको संभावित साथी ये कहता है कि भाई इनकी हैसियत क्या है, ये उस कद के नेता नहीं है, इनकी बात को तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, ऐसे दोस्ती चलेगी क्या? अब देखिए अक्षय जी, इतनी नीचे उतर के तो हम भी बात नहीं कर पाएंगे। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अभी जो मांगे हैं। नहीं त्यागी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये संजय चक्रवर्ती साहब से मेरा सवाल था, क्योंकि आप लोग दोस्ती के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, और आप लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन न सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगा, बल्कि आज तो चौधरी साहब ने कह दिया कि न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव जीतेंगे, ना उनकी सरकार बनेगी, और 2025 में अरविंद केजरीवाल की विदाई भी होगी। संजय चक्रवर्ती साहब, ये दोस्ती? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा का जब चुनाव होगा, अगर आप और कांग्रेस मिलकर लड़ेगी या टीएमसी बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेगी, तो क्या जहां पे टीएमसी लड़ रही है वहां पे कांग्रेस शांत रहेगी, या जहां पे कांग्रेस लड़ रही है वहां टीएमसी के कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे? उसी तरह का दिल्ली में भी वही चीज है कि 7 सीट की मतलब आप ये समझिएगा, इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी लड़ेगी, ये शब्द थोड़ी ना कहा है। उन्हें 7 सीटों पर तैयार रहने के लिए बोला हुआ है। तो आप बीच में खामाखाई के लिए जो है आग लगाने वाला काम करें, चाची वाला काम मत करिए। ये चक्रवर्ती साहब खुद को दिलासा दे रहे हैं? नहीं, मैं दिलासा नहीं दे रहा हूँ। आप पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने हम आपके साथ लगातार डिबेट कर रहे हैं। आप तब भी हम लोग बोलते थे कि केजरीवाल जी को क्या कांग्रेस समर्थन देगी या नहीं देगी। दिया ना, आखिर समर्थन दिया कि नहीं दिया? क्योंकि ये टॉप लेवल, वही टॉप लेवल, सुनिए, जो आप दिल्ली सेवा बिल पर समर्थन की बात कर रहे हैं ना, वही टॉप लेवल जिसको आप मानते हैं राहुल गांधी की तरफ से ये बैठक में कहा गया कि दिल्ली सेवा बिल पर हमने सैद्धांतिक समर्थन दिया था, किसी व्यक्ति को हमने सहयोग नहीं किया था। इसका मतलब क्या? सैद्धांतिक समर्थन का मतलब ये हो गया कि जो सही है उसके लिए समर्थन किया, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। जो गलत हुआ, और केजरीवाल ने ये केवल केजरीवाल के लिए काम थोड़ी ना है, दिल्ली का जो सेवा बिल है, और केवल केजरीवाल तो जिंदगी भर के लिए चीफ मिनिस्टर तो रहेंगे नहीं, आगे दूसरी पार्टी भी तो आएगी, वो दूसरी पार्टी के लिए भी तो काम आएगा। तो ये उन्होंने ये बात कही है, जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही हुई है, कोई गलत नहीं कहा राहुल गांधी के, वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक किसी पार्टी के समर्थन नहीं है, ये उस दिल्ली सरकार के लिए समर्थन है। आगे चल करके बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है। यही तो प्रश्न है कि आज की बैठक में जैसे ये संभावना जाहिर की जा रही थी कि रमेश श्रीवास्तव जी की पार्टी और त्यागी जी की पार्टी की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि आगे जब बैठक होगी तो बस सीटों का फॉर्मूला निकलना बाकी रहेगा। बाकी तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या अलका लांबा जी का स्टेटमेंट था क्या कांग्रेस 7 सीटें लड़ेगी? था ये बयान तो चौधरी साहब का है, चौधरी साहब का, अनिल चौधरी। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ तो हैसियत रखते होंगे। अलका लांबा को कांग्रेस पार्टी ने निगलेक्ट नहीं किया, त्यागी जी ने लड़ेगी ये बोला है। कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये बोला है? नहीं बोला है। उन्होंने ये बोला कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि आप 7 सीटों पर अपनी तैयारी कीजिए,
दलित समाज को जोड़ने का काम कीजिए, मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने का काम कीजिए। अब बताइए। तो अगर पार्टी, मैंने अभी आपको पहले ही बोला, आप फंसाने की कोशिश मत करिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि जहां पे आप लड़ रहे होगे वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ता घर पे बैठे रहेंगे क्या? या जहां पे कांग्रेस लड़ रही हो आप कार्यकर्ता घर में बैठे रहेंगे? अरे भाई साहब, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस किस स्थिति में है ये तो आपको पता है। अगर वहां पर कांग्रेस से क्या उम्मीदें करेंगे? यानी आप टीएमसी चाहेगी ना कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ें? किसी भी स्थिति में हो वो हम लोगों का फैसला है। हम किसको टिकट दें, किसको ना दें, ये हमारा गठबंधन नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में बिल्कुल अधिकार है। किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी निभानी है, ये भी अधिकार है ना, कि किससे आप दोस्ती रखना चाहते हैं, किससे नहीं। लेकिन अश्वनी शाही साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा। पहला ये कि क्या आप लोग इसीलिए उत्साहित दिखाई दे रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से दावा कर दिया कि अगले साल मैं फिर सरकार की उपलब्धियां गिनाऊंगा, इन्हीं वजह से कि विपक्ष में ना कभी दोस्ती प्रगाढ़ होगी और ना ये कड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे, इसीलिए? अक्षय जी, बड़ा गजब आज दृश्य देखने को मिला आपके इस चैनल पर। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और बचाव रमेश श्रीवास्तव और संजय चक्रवर्ती जी अपनी लड़खड़ाती आवाज से कर रहे हैं। ये बड़ा ही मतलब जो है, एक गाना याद आ गया मुझे कि हमी से मोहब्बत हमी से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अभी ना समझ हो न खंजर उठाओ, कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई। ये जो है अभी बातें चल रही हैं, इसमें बड़ा मजा आ रहा है देखने में कि एक दूसरे को किस तरीके से कवर फायर दिया जा रहा है, और उनकी बातों को, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं, उनकी बातों को ये कहा जा रहा है कि वो अधिकृत नहीं है। और मनोज जी ने कहा, अलका नामा जी के बयान को नहीं सुना आपने? कितना उत्साहित होकर वो बयान दे रही थी कि हम लोगों को कह दिया गया 7 सीटों पर तैयारी करो, हम लोग 7 महीने 7 सीट, ये भी कहा उन्होंने। दूसरी बात, मोनिका कक्कड़ जी का क्या कहेंगे? रमेश भाई, मोनिका कक्कड़ जी का भी एक बयान आया था कि लोकसभा में हो सकता है लेकिन विधानसभा में तो हम नहीं करेंगे। गोपाल राय का भी बयान आ गया, आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आ गया। तो देखिए, अभी बहुत गंगा में पानी बहना बाकी है। और वही बात एक और, अधीर रंजन चौधरी जी जो संजय चक्रवर्ती जी को कहते थे कि दिल्ली में रहती हैं ममता दीदी तो साधु रहती हैं, वहां जाती हैं कलकत्ता तो शैतान हो जाती हैं। तो ये सब बयानों को मिलाकर देखिए कि इस इंडी अलायंस में जो डैश है ना, वो डैश लगना शुरू हो चुका है। वो डैश जो है वो तीर की तरह चुभेगा, और वो पहला जो उसमें जो टीम होगी, मैंने किसी चैनल पर कहा था कि उसमें INDIA जो लिखा है, सबसे पहला INC है, खत्म हो जाएगा। और हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, एक नदिया होता है जिसमें दही जमाने का काम होता है, उसमें दही जमेगी, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा, अलग होगा। तो वही दिख रहा है आज प्रदेश में जो है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना तैयारी कर रही है, बैठक कर रही है, हम लोग करते रहते हैं, चाहे चुनाव हारे जीते, कोई चुनाव आएगा तो हमारी वो बैठकें चलती रहती हैं। इनको देखकर हमें बैठक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी अपनी तैयारी है, अपनी समीक्षा है। हमको 4 राज्यों का चुनाव लड़ना है, हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो वो तैयारी हम करेंगे अक्षय जी। मगर आज जो ये स्थिति हुई है उत्पन्न, मैं किसी तीनों हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, जो जोश रहता था रमेश भाई की बातों में, संजय जी की बातों में, हमारे अभिमन्यु भाई तो एकदम जो है समझ लीजिए मिसाइल दागा करते थे, लेकिन आज वो दम नजर नहीं आया, और वही दुहाई दुहाई वाली स्थिति हो गई है। त्यागी साहब, वो कह रहे हैं कि पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, और इस तरह उस बेदर्दी ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वही स्थिति हो जाएगी क्या त्यागी जी? मेरी आवाज पहुंचे रही अभिमन्यु भाई? हाँ जी, आ रही। आपको आ रही आवाज? हाँ, मेरी आवाज अगर आज तक पहुंच रही हो तो अपनी बात रखिए। वो ये कह रहे हैं कि ये दोस्ती का अंजाम यही होना था, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए अक्षय जी, हर राज्य में कांग्रेस पार्टी का संगठन है, और वहाँ रीजनल दल भी हैं। आपस में तालमेल तो जब भी बनेगा ना, जब बड़े संगठन की तरफ से सीट का निर्धारण होगा, और ये प्रक्रिया है संगठन को मजबूत करने की। हमेशा बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हो, जहाँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी बैठे हो, पूर्व अध्यक्ष रह चुके,
तो वो हमेशा कहेंगे कि संगठन को मजबूत करो और दावा सारी अधिकतम सीटों पर किया जाएगा, और जहां सबसे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगा या जहां हमारा परफॉर्मेंस रहा है मजबूत, जहां संगठन और कैडर मजबूत होगा, तो वहां पर हमें सीट मिलेगी और अब हम जीतेंगे। और अभी अटकलें लगाते रहना बड़े स्तर पर, तो वो अभी लगता है कि बहुत जल्दबाजी है। तो दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। जनता पार्टी के साथ भी ऐसा होता है, त्यागी भाई, आपस में सीट मांगी जाती है। जो सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए, हम राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, यानी इस पर आप तैयार हैं? देखिए अक्षय जी, मैं सौरभ जी को नहीं जानता, मैं खड़गे साहब को जानता हूँ, राहुल गांधी जी को जानता हूँ, मैं संदीप दीक्षित जी को जानता हूँ, अलका लांबा जी को जानता हूँ। ठीक, रमेश श्रीवास्तव जी, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो रही। एक ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि अलका लांबा को आप लोग नहीं जानते, अनिल चौधरी को आप लोग नहीं जानते, सौरभ भारद्वाज को त्यागी जी नहीं जानते, एक दूसरे से जान पहचान भी नहीं है, फिर दोस्ती कैसे होगी, निभ कैसे पाएगी? देखिए ऐसा है कि ये तो कहने वाली बातें, अलका जी तो पहले हमारी पार्टी में थी, फिर वो कांग्रेस में गई है। लेकिन जो दीपक बाबरिया एआईसीसी इंचार्ज का बयान आया है वो ज्यादा ध्यान देने योग्य है। वो एआईसीसी के व्यूज को रिप्रेजेंट करते। उन्होंने कहा भाई अलका जी सीटों के निर्धारण के लिए ऑथराइज नहीं है, तो फिर सीटों के बंटवारे की बात अभी शुरू ही कहां से हो गई? और तो सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल साहब ने ऑथराइज कर दिया कि आप बार्गेनिंग कीजिए कि आप दिल्ली पंजाब छोड़िए, हम राजस्थान मध्य प्रदेश छोड़ते हैं। ये बयान सौरभ भाई का कम से कम 3 से 4 महीने पुराना है। मुझे याद है कि जब उन्होंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी। जब सीटों के बंटवारे की बात आती है, अगली बैठक सीटों के बंटवारे पर ही है, जब सीटों के बंटवारे की बात आती है तो जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, ये तो देखा जाएगा ना कि किसका जन समर्थन कहाँ ज्यादा है। ठीक। और देखिए युद्ध में हर व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर के लड़ने की क्षमता रखता है, चाहे साथ मिले चाहे साथ ना। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दिल्ली के अगर लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो वहां पर नील बटे सन्नाटा आपकी पार्टी, वहां पर कांग्रेस भी लोकसभा में 0 पर, फिर कैसे आकलन करेंगे? सर यही अश्विनी भाई बैठे हैं और आज तो महान अटल जी की पुण्यतिथि भी है। जी जी। उन्हीं के नेतृत्व में कभी भाजपा 2 सीटों पर आ गई थी और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा ने ऐसा बाउंस बैक किया कि केंद्रीय सत्ता में वो हासिल हुई। सर यही सवाल है ना कि वो 2 से जाकर, वो 2 से 302 पर पहुंच गया जाकर, और अगर एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी 400 वाली पार्टी जो 44 पर सिमट जाती है, फिर तो प्रश्न उठेगा ना। आकलन आप ही फिर इस तरह का कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस इस चुनावों की जिसको लेकर हलचल लगातार तेज होती जा रही है, अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है जो लगातार खुद को मजबूत करने की कवायद में है, तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से भी कोशिश है कि मजबूत गठबंधन तैयार किया जाए, लेकिन टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सभी मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो संजय चक्रवर्ती साहब हम चर्चा कर रहे थे उस पर भी अपना रिएक्शन दीजिए, और दूसरा ये कि दोस्ती निभ कैसे पाएगी जब एक दूसरे दल के नेता एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की टॉन्टबाजी करेंगे, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का आइडिया और मैनिफेस्टो दोनों चोरी कर लिया कांग्रेस पार्टी ने, वो तो चोर बता रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की दुम है। देखिए मैं अभी अश्विनी जी को भी सुन रहा था और मुझे लगता है कि इन लोगों को पार्टी भारतीय जनता पार्टी का और कुछ मीडिया पार्टी का भी एक इंटरेस्ट ये है कि किसी तरह से ये गठबंधन जो है काम ना करे, और परेशान है इस चीज को लेकर के, हमारे गठबंधन को लेकर के बहुत परेशान है। नहीं चक्रवर्ती साहब, मुझे ये बताइए कि आप आरोप तो लगा रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता विरोधियों के मंच पर जाना छोड़ दे तो लोग सवाल क्यों करेंगे? जा तो आप रहे हैं। सवाल पूछा है तो आंसर ले लीजिए। वैसे भी कुछ सोच करके मैं ये बात कह रहा हूँ। अगर 9 साल सरकार में रहने के बाद अगर पार्टी में इतनी तेज हलचल हो रही है, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ठगबंधन,
घमंडिया और दुनिया जहान के पता नहीं कहाँ का ईंट, कहाँ का रोड़ा, भानुमती का कुनबा। अरे आप अपने कार्य के बारे में बताइए ना। 9 साल में आपने डेवलपमेंट क्या किया, आपने देश को क्या दिया, कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे, कितने लोगों को रोजगार मिला, काला धन कितना आ गया वापस। चक्रवर्ती साहब छोड़िए ना, इसका आकलन तो जनता करेगी, हम गठबंधन पर बात कर रहे हैं ना। मैं गठबंधन की बात आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के जिस तरीके से हम लोगों के फूट पे इनका जो आज जो बैठक हुई है, हमेशा चुनाव घोषणा के बाद होती है, आज पहले हो गई। वो पहले इसलिए हो गई, ये घबराहट है, ये चिंता है उनको, उनके दिमाग में, उनको डर है कि आप लोग घबरा गए। कल अरे हम लोग को कोई डर नहीं, हम लोग डर होता तो हम लोग अपनी जो है वो करते, डर उनको है। आज 3 महीने पहले ही आज उनको बैठना पड़ गया, तो इसका मतलब डर उनको है, डर हमको नहीं है। नहीं, आप बीजेपी पर फिर बार बार जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात गठबंधन की कर रहे हैं, गठबंधन पर बोलने से डर रहे हैं क्या? अभी जो है अश्विनी शाही जी हम लोग के बारे में बोल रहे थे, आपने नहीं पूछा, आपने ये नहीं कहा। आज हम उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं, आप मिलकर युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं ना। आप 3 लोग एक साथ हैं, वो अकेले हैं। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। नहीं तो मुझे चक्रवर्ती साहब ये क्या माना जाए? संदीप दीक्षित माना जाए कि ये बीजेपी नेता है, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अनिल चौधरी बीजेपी से मिल गए हैं, नाना पटोले भी मिल गए हैं, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, एक बार मैं क्लियर कर दूं आपको कि या तो राहुल गांधी कुछ बोले, या खड़गे साहब कुछ बोले, या फिर जो है अरविंद केजरीवाल जी कुछ बोले, या ममता बनर्जी कुछ बोले, उसके मायने रखते हैं। उसके बाद के सेकंड श्रेणी में कोई कुछ बोलता है, उसका कहीं कोई मायने रखता है। और मेरी बातों से मेरे कांग्रेस तो इसका मतलब कि अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है आप लोगों का, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे में लोकतंत्र है, हमारे पार्टी, यही तो लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पे कोई राज नहीं, किसी एक का राज नहीं चलता। मतलब दूसरे दर्जे के नेताओं को बोलने की आजादी नहीं है, आप ये कह रहे हैं चक्रवर्ती साहब कि अगर बोलेंगी तो ममता बनर्जी बोलेंगी, या केजरीवाल बोले, या राहुल गांधी बोले, खड़गे साहब बोले? डिसाइड करने वाला का हक केवल जो है इन लोगों के पास है, जो बैठते हैं। डिसाइड करने का हक ये बोला है हमारे। त्यागी साहब, फिर तो एक्शन होना चाहिए ऐसे नेताओं पर ना। अगर चक्रवर्ती साहब की बात को मैं मानूं, फिर तो एक्शन होना चाहिए ऐसे बड़बोले नेताओं पर जो पार्टी हाईकमान के आदेश के खिलाफ जाते हैं। नहीं, खिलाफ नहीं जानते, लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है। सर ये आजादी ना कि जहां पर खुद को सूट करता है वहां आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है, और सामने वाले पर आप तोप रखकर दाग दो, ऐसा नहीं होता है ना सर। नीचे तक मोदी जी जो शब्द निकालते हैं उसके बाद आप देखिएगा। अरे सर, हम तो आपके दोस्तों की बात कर रहे हैं, मोदी जी का तो जिक्र नहीं हुआ अभी तक। हम लोग, हमारे यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच में लोकतंत्र है, इसलिए अपनी अपनी पार्टी के बीच में अपनी बात को रखते हैं कार्यकर्ताओं। ठीक है अश्विनी शाही साहब, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, लेकिन फाइनल डिसीजन हाईकमान का होगा, निचले स्तर के नेताओं के बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे पार्टी संगठन चलता है। अच्छा जी, लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें बोली थी, उसमें यही परिवारवाद की जो चीज थी वही थी। भाई जो राहुल गांधी बोलेंगे वही मानेंगे, जो ममता जी बोलेंगे वही मानेंगे, तो ये चीजें ही चल रही हैं। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है, जो वो बोलेंगी वही माना जाएगा। और दूसरी तरफ एक और मैं दिलचस्प चीज बताऊंगा, संजय भाई, संजय भाई की पार्टी के लोगों ने स्लोगन दे दिया। कल मैंने एक चैनल पर बताया था संजय भाई को, ये प्रधानमंत्री के लिए ममता बनर्जी जी। तैयारी तो सब लोग कर रहे हैं, बड़ा लोकतंत्र है, सभी लोग अपने अपने प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, अलका लांबा जी अगर प्रवक्ता है, मोनिका कक्कड़ जी ने भी कहा था, वो भी प्रवक्ता है। यानी कि पार्टी में जो बात तय होती है, एक लाइन तो दी जाती है कि इस लाइन पर बोलना है। प्रवक्ताओं का काम यही होता है, पार्टी एक लाइन देती है, उस लाइन पर लोग बोलते हैं। और यहाँ बैठकर जो मना किया जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है अक्षय जी, बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और ये देखिएगा, हम लोगों ने जो भी नाम दिया, चाहे ये घमंडिया कहिए या इंडी अलायंस कहिए, ये सारे तितर बितर होने वाले हैं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षा, ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए। ठीक है, बीजेपी इसी बात से उत्साहित है कि विपक्षी खेमे में जिस तरह से दरार पड़ रही है उसका फायदा हम ही को मिलेगा। मैं त्यागी साहब आपके पास ही आ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और साथ ही जो चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं, इस बात से आप सहमत हैं कि पार्टी का वही फैसला माना जाएगा जो पार्टी हाईकमान देगा, बाकी नेताओं की कोई हैसियत नहीं पार्टी में? अक्षय जी, पहले मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जो हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए हमारे बड़े भाई हैं शाही जी,
शाही जी को। दरअसल कांग्रेस पार्टी के 18 राज्यों में चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हो चुकी है। आज 19वें राज्य को लेकर दिल्ली में बैठक थी और देखिए खड़गे साहब थे, राहुल गांधी जी थे और केसी वेणुगोपाल जी थे। और राज्यों में चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का संगठन है और ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि हमें संगठन पर काम करना है। और ऐसा कहीं कोई आदेश नहीं आया, कहीं कोई बात नहीं हुई, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी का भी मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम है कि 7 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो हम लोग जीतेंगे। तो मतलब आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं हुई ना फिर? विचार है, आम जनता का विचार है। देखिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अभी दिल्ली सेवा बिल में कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। बेशक वहां वो बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब जी को दोनों को थैंक यू भी बोला। तो ये कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और वो तमाम दल जो इंडिया वाले दल हैं वो मिल बैठकर। सर आप थैंक यू की बात कर रहे हैं, अनिल चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, संदीप दीक्षित क्या कह रहे हैं? अभी आपने खुद कहा कि मैं संदीप दीक्षित को भी मानता हूं। अरे वो तो उस बैठक में भी शामिल थे। चक्रवर्ती जी ने कही, वो मैं देखिए उस बात में भी अपने बातों को जोड़ता हूँ। पार्टी में इंटरनल लोकतंत्र है और संविधान को मानने वाली पार्टी है, अपनी बात को रखा जा सकता है। संदीप दीक्षित जी जो कह रहे हैं वो अपनी तरफ से वो भी ठीक कह रहे हैं कि हम लोग लड़ सकते हैं, हम लोग ताकत के साथ लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। तो आप लोगों को खुद पर भरोसा नहीं, इसका मतलब है पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक तैयारी, और अगर तैयारी नहीं होगी तो हम कैसे लड़ेंगे? अगर तैयारी हम लोग नहीं करेंगे, संगठन पे काम नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? नहीं होगा ना ऐसे काम। एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये मीटिंगों का दौर हमेशा जारी रहता है और तैयारी हमेशा ठीक है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आपको अपने दल पर भरोसा है कि हम अपने आप में सक्षम हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में खुद इतना मजबूत हैं। मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि इंडिया वाले दल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। नहीं तो ये बताइए ना, ये अलका लांबा फिर ये विरोधी खेमे से मिल गए, अनिल चौधरी साहब विरोधी खेमे से मिल गए, अजय माकन साहब विरोधी खेमे से मिल गए, अनिल चौधरी विरोधी खेमे से मिल गए, या पंजाब कांग्रेस के नेता विरोधी खेमे से मिल गए, बीजेपी से मिल गए, इन सब की सेटिंग हो गई क्या? कोई ऑफर मिला क्या इन्हें भी? देखिए कांग्रेस पार्टी में अपनी बात रखने की छूट है और घर परिवार की तरह है कांग्रेस पार्टी। अरे तो सर घर की बातें घर में कीजिए ना, घर के बाहर ले जाएंगे तब तो सवाल पूछेंगे ना। मांगों को मनवाना चाहते हो तो अपनी बात रख सकते हैं, ये तो लोकतांत्रिक रवैया है, ये तो हमेशा से उसका स्वागत किया जाता है। ठीक, रमेश श्रीवास्तव जी, घर के बर्तन जब चौराहे पर एक दूसरे पर फेंके जाने लगे फिर ये घर का मसला रह जाता है क्या? देखिए ऐसा है कि चुनाव तो सार्वजनिक रूप से लड़ा जाना है, तो जो सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी वो भी सार्वजनिक रूप से होगी, तो इसमें कोई घर के बर्तन वाली बात नहीं है। दूसरा, अगर आप कांग्रेस के निर्णय लेने की प्रक्रिया को जानते हो तो उस पार्टी में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस वर्किंग कमेटी को है। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो थी भी। दूसरी बात, इसमें जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे उनको लग रहा था कि उन्होंने कह दिया जी हम लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को बोलो तैयारी करें, तो लगता है उन्होंने इशारा दे दिया है। तो बस बाहर निकल करके खुश होकर के, यही मैंने कहा कि जो उनके अपने मन की बात थी, खुश होकर के उन्होंने अपने तरीके से व्याख्यान दे दिया। हो सकता है ये कांग्रेस के नेतृत्व की मंशा नहीं रही होगी, तो जरा कांग्रेस के सुपर जो उनका टॉप लीडरशिप है उनके बात कर लीजिए, उनके बयान आ जाने दीजिए। और सीटों के बंटवारे के लिए इंडिया अलायंस में एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी रिपोर्ट देगी। सर तो सीटों पर बंटवारे की चर्चा आप कर ही नहीं रहे भी, वो तो अभी आगे का मसला है। आप लोग तय करेंगे कि कब बैठक होगी और कब सीटों के फार्मूले पर गणित बिठाई जाएगी, ये तो आपको तय करना और आपका अधिकार भी है। लेकिन उसके पहले जो जूतम पैजार हो रही है, उधर शरद पवार साहब, उनको लेकर भी सस्पेंस है क्या? नाना पटोले साहब इतना डर क्यों गए? मैं बताऊं आपको, आप याद करें कि जब वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ के निकले थे तो उन्होंने एक ऐसा गठबंधन बनाया था, वीप किया था, मतलब भारत के राजनीतिक इतिहास में पहला इस तरह गठबंधन, एक ऐसी सरकार बनी थी जिसको भाजपा ने भी समर्थन दिया था, वामपंथी दलों ने भी समर्थन दिया। बड़ा फेमस बयान है उनका, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन एम्बिशन। ये आर्ट है पॉलिटिक्स। तो इस तरह की बातें होती रहेंगी कि भाई हम तो इस कला में केजरीवाल साहब ज्यादा माहिर हैं या फिर कांग्रेस? देखिए ऐसा है कि माहिर सभी हैं,
अपने अपने क्षेत्र से जमीन पे संघर्ष करके सब आगे बढ़े हैं। तो किसी के माहिरपने पे प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। ये सभी नेता एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, एक साथ लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग कर रहे हैं। तो अभी इनकी नीयत पे आप सवाल ना खड़ा करें, इंतजार करें थोड़ा, सब सामने आ जाएगा। तो नाना पटोले साहब को इस तरह के बयान देने की जरूरत, पृथ्वीराज चव्हाण साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, अगर उनके हवाले से कोई अखबार रिपोर्ट छापता है कि भाई बाकायदा ऑफर दिया गया है, ये ऑफर का शोर क्या है? चक्रवर्ती साहब, आपको है क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये कंफ्यूजन, मैं एक बात कह दूं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे शरद पवार जी को लेकर के अभी 2 दिन पहले संजय राउत ने क्रिएट कर दिया था। आज पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि उनके एनसीपी की विचारधारा भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाती, नहीं जाने वाले। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता, कुछ दिनों का वेट कर लीजिए। चक्रवर्ती साहब, फिर ये डर किस बात का? एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई हमारा विपक्षी गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है और शरद पवार इसके तो एक मजबूत स्तंभ माने जा रहे थे, दूसरी तरफ भरोसा भी नहीं है। इस भरोसा ना होने के पीछे की वजह क्या है? किसने का भरोसा नहीं है? नाना पटोले साहब। नहीं, फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब तक टॉप लेवल, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते कैसे हैं? कहीं ना कहीं जमीन से निकल करके ऊपर चढ़ करके आते हैं ना, अपना पूरा सब कुछ देख करके ही आते हैं ना। तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 31 अगस्त का अभी मात्र 15 दिन और बचे हैं। इतना जल्दी जो है काट की हांडी मत चढ़ाइए कि जो है खामा खाई के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्यागी जी, काट की हांडी चढ़ा कौन रहा है? फिर मैं अश्वनी जी के पास आ रहा हूँ। ये काट की हांडी कौन चढ़ा रहा है? पृथ्वीराज चव्हाण साहब के बिहाफ पर अगर कोई ये रिपोर्ट इस तरह की छपती है कि भाई ऑफर कृषि मंत्री का दिया जा रहा है, सुप्रिया सुले को भी ऑफर दिया गया कि मंत्री बना दिया जाएगा, जयंत पाटिल भी मंत्री बन जाएंगे, या फिर जो कह रहे हैं कि नीति आयोग में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये बातें कौन कर रहा है? आप ही लोगों के नेता कर रहे हैं ना। या कह दीजिए कि पृथ्वीराज चव्हाण जैसे नेताओं की भी कोई वक्त नहीं है आपकी पार्टी में, नाना पटोले का भी कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब तो फिर ये हुआ। अभिमन्यु त्यागी जी। देखिए अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद मोदी जी भी जिन लोगों को गालियां देते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको अपना दल ज्वाइन कराते हुए वॉशिंग मशीन में धुला हुआ बताने लगते हैं, गंगा जल में धुला हुआ बताने लगते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो अपने लोगों का हमेशा से ध्यान रखती है। आप देखिए, कोई भी गरीब गुरबा है, किसान है, मजदूर है, आज उनके बच्चे बढ़ के कांग्रेस पार्टी में राजनीति कर सकते हैं। तमाम सोशलिस्ट जो विचारधारा वाली पार्टी है उनमें राजनीति कर सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करनी बड़ी मुश्किल काम है उन लोगों के लिए। सेवा भाव वहां तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही कभी पुरोधा हुआ करते थे, तोड़ तोड़ के संगठन भाग गए, अपने अपनी पार्टी बना ली। तो लालच में तो लोग जा रहे हैं। आज जब देश को जरूरत है, आज देखिए लूट मची हुई है चारों ओर, आज जनता की तरफ खड़ा होना चाहिए जिसको, जो नहीं खड़ा हो रहा यानी वो किस तरफ खड़ा हो रहा है, ये तो सवाल बनता है ना। चलिए ठीक, एक और ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो अश्वनी जी यही समझने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं मिशन 2024 की, जिसको लेकर सियासी घमासान अभी से तेज है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपने अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है दोनों पक्षों की ओर से। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अश्वनी जी आपके पास आऊंगा। एक सवाल, क्या विपक्षी गठबंधन में अड़चन इस बात को लेकर आप मानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, ये दोस्ती में बाधा पैदा कर रहा है? अश्वनी जी, आवाज मिल रही है आपको? चले, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अभिमन्यु त्यागी साहब, यह जानकारी कहां से पृथ्वीराज चव्हाण साहब को मिली कि अजित पवार के जरिए सीनियर शरद पवार साहब को ऑफर दिया गया? देखिए अक्षय जी, ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हम मेन बात ये कहना चाहते हैं कि इंडिया वाले दल मिलकर, जनता के साथ मिलकर अब की बार इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि ये कितने इधर उधर की बातें करें, एनडीए के पास 2019 में 20 दल थे, अब वो 13 दल रह गए थे। जब तो पटना में मीटिंग हुई है नीतीश कुमार जी की मेजबानी में, तब से इन्हें एनडीए याद आने लगा। उसके बाद इनके पास 38 दल हो गए। उसमें कई दल ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कई दल है, 7 दल ऐसे जिनपे सिर्फ महज एक ही सांसद है। तो ये विडम्बना है। ये लोग बात करते हैं आज की कांग्रेस पार्टी और इंडिया वाले दलों के बीच में आपस में गतिरोध है और सड़कों पे लड़ाइयां होंगी, लेकिन इनसे भी तो पूछा जाए, आप अपने जो खास आपके मित्र दल थे, आपने तो उनमें तोड़फोड़ कितनी करी है? नहीं, अभी आपने ही जिक्र किया, त्यागी भाई, अभी आप ही ने जिक्र किया
कि पिछले बार गठबंधन में उनके 13 साथी रह गए थे और अब जाकर 38-39 जो भी आप आंकड़ा दे रहे हैं वो हो गए। आपके साथ भी तो दिक्कत ये जुड़ी हुई कि अभी तक तो 26 नजर आ रहे हैं अभी भी, लेकिन कल को 25 रह जाएंगे, 24 रह जाएंगे। इस बात को लेकर अब तो भ्रम की स्थिति है। देखिए अक्षय जी, 1-2 इधर उधर होते हैं, लेकिन 20 के बाद जब सत्ता मिल जाए 13 हो जाना सवाल पैदा करता है। इनसे पूछा जाए एनडीए में तो नहीं, तो इधर उधर होने वाला मतलब किससे निकालें? श्रीवास्तव जी की पार्टी के साथ क्यों है, या शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी के साथ? रामविलास पासवान के बेटे खुद नीतीश कुमार जी, आप इनसे सवाल तो पूछिए। आखिरकार ऐसी क्या बात है कि वो उनके खिलाफ? नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मित्रता नहीं निभाई, इन्होंने मित्रता नहीं निभाई। अभिमन्यु भाई, हम तो आपके मित्रों की बात कर रहे हैं, आप अपने मित्रों से इतना बच क्यों रहे हैं? आपके पार्टी नेताओं के बारे में पूछ रहा हूं तो आप उस पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। अक्षय जी, यूपीए का 10 साल जो राज रहा, जो भी गतिरोध था, छोड़िए ना, ये भूतकाल की बात हो गई, वर्तमान की बात कीजिए। ये जानकारी कहाँ से मिली? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मीटिंग तक नहीं करी एनडीए की, एनडीए की एक मीटिंग तक नहीं हुई है इन लोगों से। रमेश श्रीवास्तव जी, ये हाल है कि एक दूसरे पर बोलने से बच रहे हैं, यानी कि जवाब तक नहीं है, फिर आम जनता का सामना कैसे कर पाएंगे आप लोग? मेन सवाल तो यही है। पूरा देश चाहता है कि विपक्षी धड़ा भी मजबूत होना चाहिए। इनकी तो एक ही मीटिंग हो पाई, आप इनसे सवाल तो पूछिए पिछले 10 वर्षों। ठीक, त्यागी साहब, मैं आपसे आपकी पार्टी का सवाल पूछ रहा हूं, आप उस पर तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, या आपकी मजबूरी है? और जो पार्टी नेता बयान दे रहे हैं, आप उनका समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको निगलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, झूठ है ना, अपनी मांग तो रख सकते हैं, इसका तो अधिकार है। ठीक है, ठीक त्यागी जी, पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी वो अपनी बातों को रख रहे हैं। अलका जी के बयान का दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी द्वारा स्पष्ट शब्दों में खंडन कर दिया गया है। एक न्यूज चैनल ने इसको अभी अभी रिपोर्ट किया है, उसका वीडियो भी है। और उस प्रभारी ने ये कहते हुए बताया है कि उनकी अलका जी से बात हुई, उन्होंने कहा मेरे मुंह में शब्द डाल दिए गए थे और उसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया। तो अब कम से कम दिल्ली की स्थिति तो क्लियर हो जानी चाहिए। फिलहाल तक प्रभारी का बयान आ गया है, बिल्कुल बयान आ गया है। तो उनके कहने का मतलब है कि मीडिया इस बात को ज्यादा प्रचारित करना चाहता है, और जैसा कि कांग्रेस और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं, जिसमें हम भी शामिल है, कि मीडिया का एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। आपकी बात नहीं कर रहा। और राजनीतिक दलों का भी एक वर्ग काम करता है क्या? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता अगर बयान देते हैं इस तरह का, आपकी मतलब गठबंधन के? देखिए ऐसा है, हमारी पार्टी के किसी भी नेता ने क्लैरिफिकेशन मांगने के सिवा कुछ नहीं कहा। सौरभ ने क्या कहा है? सौरभ भाई का देखिए कि अगर अलका जी का बयान सही है, प्रताप वाजवा जी का बयान सही है, तो उन पे पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए प्रभारी का बयान आ गया कि तो कार्रवाई होगी, यानी आप चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए अलका लांबा और अनिल चौधरी के खिलाफ? नो, खंडन आया कि अलका जी के बयान का खंडन करता हूं। तो एक बात तो और सौरभ भारद्वाज साहब ने कही है। सौरभ भारद्वाज की तरफ से कहा गया कि अनिल चौधरी बहुत छोटे कद के नेता हैं, इनकी जमानत तक नहीं बची, अलका लांबा और अनिल चौधरी के वोट मिला देंगे तब भी ये चुनाव न जीत पाए। ये आंकड़ा सही है या गलत? आंकड़ा, चुनावी आंकड़ा दोस्ती के लिहाज से सही है गलत? मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, डाटा तो सही है ना सर। अब देखिए, चले, यानी कि जो चुनाव में नेता हार जाते हैं या उनके कम वोट आते हैं तो उनको बोलने का अधिकार होना नहीं चाहिए, उनके बयानों को महत्व भी नहीं देना चाहिए। बोलने का अधिकार तो सभी को है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में सभी को है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये कि क्या उस व्यक्ति के बोलने की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा? ठीक, तो फिर ऐसे नेताओं पर, ऐसे बड़बोले नेताओं पर एक्शन होना चाहिए, अश्वनी शाही जी। लेकिन जो शरद पवार साहब की तरफ से गुगली मारी गई है, उधर विपक्षी गठबंधन इंडिया तो खुद कंफ्यूज है कि पवार साहब आखिर कौन सा खेल खेल रहे हैं। उधेड़-बुन में बीजेपी भी है कि हो क्या रहा है? कोई ऑफर दिया है क्या आप लोगों ने? अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऑफर नहीं है। आगे हो सकता है, होगा तो ऑफर होगा तो देश को पता चलेगा। हम लोग इस तरीके का नहीं कि एक हमारे प्रवक्ता बोले उसके बाद उसका खंडन आए और उसका जो है 3 लोग महिमा मंडन करे, 3 लोग उसका खंडन करे, वो नहीं होगा। जो भी होगा हमारे यहाँ क्लियर कट होगा। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ अक्षय जी, इसी
मुद्दे से जुड़ा हुआ कि यहाँ पर हमारे भाई लोग बैठकर कुछ भी करें। अभी एक वो उपचुनाव हो रहा है, अभी आप देखिए उपचुनाव चल रहा है, बागेश्वर उत्तराखंड में है और ये तथाकथित इंडी अलायंस के 2 दलों ने पर्चा भरा वहाँ। बसंत कुमार जी कांग्रेस के पर्चा भर चुके हैं, भगवती प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से भर चुके हैं। अब उसको क्या कहेंगे आप जरा बता दीजिए। चले खैर, ये पर्चा भरना ना भरना ये तो अपना अपना अपने अपने पार्टी और उनके नेताओं का फैसला है, लेकिन जब पर्चा फाड़ने की नौबत आ जाए कि एक दूसरे का पर्चा फाड़ने लग जाए तो फिर दोस्ती में दिक्कत तो होती है। समय का अभाव है, वरना ये चर्चा और भी आगे बढ़ सकती थी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो घमासान तो दिलचस्प है और ये भी तय है कि चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, पूरी ताकत झोंकी जा रही है, अपने अपने धड़ों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी विपक्षी गठबंधन से एक कदम आगे दिखाई दे रही है, जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी है। इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी।